हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। लेकिन आप तो स्वस्थ और मस्त हो, मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा, ठंडी हवा चल रही है बाहर, तो बहुत कोशिश की है सर्दी को रोकने की, पर क्या करें, नहीं हो रही सेट। सोचा आपको तो क्लास देनी है, सर्दी में दे देते हैं क्लास, क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते हुए आज टॉपिक को शुरू करने से पहले अपना देखो, आज अपने कुछ दो चार चीजों की बात कर लेते हैं। अभी 2000 जो मैंने एग्जाम कैलेंडर में डाला था, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे कि अभी आपके लिए हाल फिलहाल में कौन कौन सी वैकेंसीज है या कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है जो अपने साइंस से रिलेटेड है, तो उनकी बात करते हैं। अगर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट समझते ही हो आप, तो उसमें मुख्य है अपना रेलवे। कौन सी है? रेलवे। रेलवे में क्या क्या चीजें आती है साइंस से? तो सारा डिपार्टमेंट रेलवे का है। एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट की एक वैकेंसी, मतलब एग्जाम होने वाला है, और 2026 में भी दोबारा वैकेंसी इसकी आ जाएगी। एएलपी हो गया, क्योंकि रेलवे ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि कौन सा एग्जाम कब है। लेकिन मैंने अब एग्जाम कैलेंडर देखा था, लेकिन एग्जाम डेट मुझे अभी हाल फिलहाल में माइंड में नहीं है। लेकिन 26 में इनका एग्जाम होगा, तो इसमें प्री और मेंस होते हैं, इसमें भी साइंस अच्छी आती है। उसके बाद में टेक्नीशियन की, उसके बाद में अपनी फेवरेट, इन दोनों में तो क्या लगती है, आईटीआई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने जो आईटीआई नहीं कर रखी, जैसे मैंने आईटीआई नहीं कर रखी, तो एनटीपीसी में एक तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, यानी कि आपके 12th लेवल की, और एक एनटीपीसी ग्रेजुएट। इन दोनों की वैकेंसीज दोबारा 26 में भी आएगी, और 25 में जो वैकेंसीज आई थी उसके एग्जाम होने वाले हैं। चलिए, 2026 रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में आपके बारे में चर्चा कर चुका हूं। इसके बारे में लगभग 22,000 पोस्टें हैं, इसके बारे में भी बात है हम कर चुके हैं। मेनली ये है, ठीक है। एनवीएस, केवीएस, ये आप सभी जानते ही हो, जिसके एग्जाम हाल फिलहाल में चल रहे हैं। रवि सर ने ईएमआरएस के बारे में आपको बता ही दिया था, तो मैंने ईएमआरएस नहीं दिया। चलिए, ये आपका सेंट्रल का हो गया। स्टेट की देखें तो लैब असिस्टेंट सबसे पहले अपना जो मेन टारगेट है, लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक, जिसकी मैं साइंस की सिलेबस की वीडियो बना चुका हूं कि क्या क्या सिलेबस आएगा उसमें, या और जो चीजें थी, कब एग्जाम होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी मैं चीजें बता चुका हूं। एलडीसी, ठीक है, एलडीसी की वैकेंसीज है, जिसमें आप बोलोगे सर एलडीसी में तो साइंस है ही नहीं, ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसमें देख लेना। अगर साइंस नहीं है, हिंदी तो है, कल्चर तो है ना राजस्थान का, और देखते हैं आपको साइकोलॉजी और जियोग्राफी भी स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें आपको करवाएंगे बस टाइम टू टाइम, ठीक है। हाईकोर्ट ग्रुप डी का अगर आपको ध्यान में हो तो 5500 कुछ सीटें थी, उसका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें हिंदी और कल्चर ही था जो आपका चल रहा है। दिक्कत कहां पे है? सारी चीज आपको मिल रही है, तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद में देखें तो महिला प्रवेशक, महिला प्रवेशक की 300 कुछ, शायद 200 कुछ है या 300 कुछ पोस्टेज हैं, उसका एग्जाम है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उसका एग्जाम है। एग्जाम डेट मैं आपको मेंशन कर चुका हूं पिछली वीडियो में, आप मेरे साथ देख सकते हो। तो इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी भारी वैकेंसीज हैं, तो मेरा टारगेट अपने यूट्यूब पर चैनल पर, सर हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। देखिए, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हो, अच्छे मोनेटाइजेशन तक लेकर जाते हो, तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। नहीं तो ये जो चल नहीं रहा, ऐसे तो नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मोनेटाइज नहीं हुआ तो मेरा काम है पढ़ाना। मैं क्यों पढ़ाता हूं इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं, कि आपको समझ में आए या न आए, लेकिन मुझे तो अपना पूरा 100% देता हूं मैं आपको, कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, प्लस मुझे खुद को याद होती हैं। तो अब कई बोलेंगे सर आपको याद होती हैं, मतलब आप पहले याद करते हो फिर मैं पढ़ाते हो। बिल्कुल, ये चीजें मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं इनको आपको पढ़ाने से पहले रिवाइज करता हूं कि हाँ मुझसे कुछ चीजें छूट ना जाए, ठीक है। अभी कल की बात बता देता हूं आपको। ये जो क्लास है मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे पहले मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी थी इसी टॉपिक की, विजन की, लगभग 55 मिनट की क्लास थी, रिकॉर्ड की थी अच्छे से, पूरा उस पर मैंने काम किया था। लेकिन जब क्लास अपलोड करने लगा तो देखा तो उसमें वॉइस ही नहीं, तो वो 55 मिनट की क्लास, यानी कि स्लाइड लिखने में मुझे टाइम लगा, वो लगभग 2-3 घंटे वेस्ट चले गए। फिर भी मैंने आज स्लाइड दोबारा लिखी, तो मेरा तो और ज्यादा रिवीजन हुआ ना, तो आपको तो सारा डाटा तैयार मिल रहा है। प्लस हमने जो चीजें सोची हैं, बस थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे। बस आपको कंटिन्यूटी ना टूटे इसलिए क्लासेस दे रहे हैं। हमने सोचा कि आपको हैंडराइटिंग, जो अपने चैनल पे जितना डाटा है उसका सारा हैंडराइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएं। बस आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है।
रीजनिंग की डिमांड आई थी कि सर रीजनिंग का क्या होगा, तो रीजनिंग का मैंने आपको बोल दिया था सोमवार से, देखते हैं भाई हफ्ते में एक क्लास में आपको रीजनिंग की दूंगा, ठीक है। उसके बारे में अपना चर्चा कर चुके हैं। साइकोलॉजी का सर ने बोल ही दिया था। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको सारी चीजें शेयर करने के लिए साथ, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, है ना। चलिए, अब बातें बहुत हो गई हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर इस वैकेंसी के बारे में बताओ, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, जितनी अगर आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी वैकेंसीज की डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, चाहे मेरी क्लास में बता देना, चाहे रवि सर की क्लास में बता देना, चाहे शॉर्ट्स में बता देना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और कहूंगा कि अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि ये जो राइटिंग लिखी हुई है वो अक्षर बहुत छोटे हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पेन साथ के साथ नोट करते चलिए जो मैं चीजें बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक लाइन आपके साथ बोल लूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, कई बच्चे बोले सर साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो चीजें मैं यहाँ पे सारी चीजें बोल लूंगा, ठीक है। सुनाई तो दे रहा होगा ना। चलिए करते हैं शुरू। विलियन, विलियन को प्यारे बच्चे बोलते हैं सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। चलो पहले अपने सॉल्यूशन बना ही देते हैं ना, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, अब देखिए विलियन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। लो जी, पहला क्वेश्चन आपके साथ क्लियर हो गया कि विलियन क्या है, दो पदार्थ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो पदार्थ, कम से कम अपने पास दो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, उनका समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। अब आप बोलोगे सर समांगी मिश्रण क्या है, तो इसकी मैं क्लास आपके साथ शेयर कर चुका हूं वीडियो में, केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में आपके जाके देखोगे तो आपको समांगी मिश्रण पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि विलेय और विलायक जब एक निश्चित अनुपात में घुलते हैं और विलयन बनाते हैं तो वो आपका समांगी मिश्रण होता है, या दो पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिक्स होते हैं तो वो आपका समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो विलयन, आपको एक बात कंफर्म कर देता हूं कि विलयन जो है आपका मिश्रण है, यानी कि यौगिक नहीं है। क्या है, यौगिक नहीं होगा। विलयन क्या होगा, यौगिक नहीं होगा, यानी कि यौगिक तत्वों से मिलकर यौगिक नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो कहना क्या चाहता है, पहली बात तो समझ में आ गई कि सर ये क्या है, समांगी मिश्रण है। हाँ जी सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। अगली बात बोलिए, जिसमें किसी निश्चित ताप पर, अब क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण का ताप क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। पर विलेय और विलायक की मात्रा एक निश्चित सीमा तक बदल सकती है। अगर आप इस विलयन में चाहो ना, दो पदार्थ हैं तो एक पदार्थ विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा, तो इस निश्चित ताप पर उसकी मात्रा आप एक निश्चित सीमा तक बदल सकते हो, यानी कि कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए सर हमें तो समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल करके बताओ। लो जी, प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। इसमें है वाटर, यानी कि पानी, यानी कि H2O, और ये मेरे हाथ में है सॉल्ट। देख लो, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मम्मी से दो चार बातें सुननी पड़ी हैं, इतना नमक लेने के लिए, खराब कर दियो नमक नहीं। चलिए, ये क्या है वाटर और ये क्या है सॉल्ट, यानी कि NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो दो सूत्र आपको यहां से पता चल गए। ज्यादा मात्रा किसकी है मेरे हाथ में, सर ज्यादा मात्रा तो आपके पास पानी की है, यानी कि जल की है, और कम मात्रा किसकी है, सॉल्ट की है। क्या मैं इस नमक में पानी को मिलाऊं तो क्या विलयन बन जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये इतना पानी इसके अंदर घुलेगा तो मेरे पास वो इतना नहीं है। लेकिन ज्यादा आसान क्या होगा, ज्यादा को कम में मिलाऊं या कम को ज्यादा में मिलाऊं। सर ऐसे को इस नमक को इसके अंदर आप मिला दो, लो जी, ये इस नमक के अंदर मैंने, इस पानी के अंदर इस नमक को मिला दिया और अच्छे से मैंने डिसॉल्व भी कर दिया, है ना। चलिए
अब ये वैसे तो स्टील का गिलास से आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, लेकिन मैं प्रयास करता हूं शायद आपको दिखाई दे। ये देखो पानी का पानी है। अब ये सॉल्यूशन बन गया, एक क्या बन गया, एक नमक का घोल। अगर ये ट्रांसप्लांट ग्लास होता यानी कि कांच का ग्लास होता तो आप इस पानी को देखकर नहीं बता सकते कि सर इसमें आपने नमक घोला है या चीनी घोली है, नहीं बता सकते थे। तो ये कैसा मिश्रण हो गया, ये समांगी मिश्रण हो गया, यानी कि इस नमक के कण इसमें अच्छे से घुल गए, नमक के कण इसमें अच्छे से घुल गए। लेकिन यही मैं इस पानी के अंदर रेत या मिट्टी मिला दूं तो आप उसको देखकर बता दोगे कि नहीं सर इसमें तो मिट्टी घुली हुई है, ये पानी तो गंदा है। तो आपने उसको देख लिया, यानी कि मिट्टी उस पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुई, मिट्टी उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुई। तो वो कौन सा मिश्रण हो गया, वो विषमांगी हो गया। कैसा मिश्रण हो गया, विषमांगी हो गया। अगर मैं चाहूं, ये पानी अभी भी नॉर्मल है, ठीक है, इसके अंदर मैं अगर चाहूं तो और नमक घोल सकता हूं, बिल्कुल घोल सकता हूं, 1 चम्मच 2 चम्मच, लेकिन एक सीमा के बाद में इसके अंदर मैं एक नमक घोलना चाहूं तो भी नहीं घोल सकता। अगर मैं, ये इतना टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर का ये पानी है, अगर मैं इसके अंदर चाहूं कि मैं नमक और घोलूं, अभी 1 चम्मच और घोल सकता हूं, 2 चम्मच और घोल सकता हूं, उसके बाद में अगर इसकी कोई एक निश्चित सीमा आएगी, उसके बाद में इसके अंदर नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो वो उसकी क्या होगी, उसकी सीमा हो गई। तो एक निश्चित सीमा के अंदर हम विलेय के अंदर विलायक के अंदर विलेय को घोल सकते हैं। तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। चलो मुझे ये बताओ, इस नमक को, ये नमक का मैंने घोल तैयार किया है, यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन है, कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। और अगर ये रासायनिक परिवर्तन है तो क्यों है, और अगर भौतिक परिवर्तन है तो क्यों है, और क्या इस नमक को इस पानी से मैं अलग कर सकता हूं तो कैसे, और नहीं कर सकता तो क्यों। ठीक है, चारों बातों के आप आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो यहां पर ये अपने पास सॉल्यूशन या विलयन तैयार हो चुका है। इस तरह से इसको बोलते हैं विलयन। चलिए आगे बात करते हैं। ये दो बातें समझ में आई। क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपके सामने तैयार किया है, निश्चित ताप पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, विलेय और विलाय की एक मात्रा निश्चित सीमा तक बदल सकती है, यानी कि मैं इसके अंदर 1 या 2 चम्मच और नमक घोल सकता हूं। इस बात का मतलब ये है। चलिए ये बातें आपके साथ क्लियर हुई। एग्जाम्पल है नमक व जल का घोल, नमक व जल का घोल अभी आपके सामने तैयार किया है, ठीक है। और यहां पर नमक नहीं लिखना था, यहां पर मैंने चीनी व पानी का घोल लिखना है, चीनी और पानी का घोल, चीनी व पानी का घोल। अब एक मुझे बात बताओ, क्या मैं इस सीमा को बढ़ा सकता हूं, यानी कि अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर और भी चीनी घोल सकता हूं। देखो कैसे, अपने शादी घरों में शादी होती है या कोई फंक्शंस होता है तो घरों में मिठाई बनती है, वहां पर आप हलवाई को देखना, वो एक चीज करता है, जब चाशनी तैयार करता है तो उस उबालता है पानी को, उबालने के बाद उसमें चाशनी वो घोलता रहता है, फिर वो चाशनी घुलती रहती है, घुलती रहती है, घुलती रहती है और वो गाढ़ी हो जाती है। यानी कि आप नॉर्मल ठंडे पानी के अंदर गाढ़ी चाशनी नहीं बना सकते, लेकिन पानी को गर्म करके आप चाशनी बना सकते हो। तो ताप बढ़ने पर आप उसको मतलब विलेयता बढ़ा सकते हो। ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। अभी आपको समझ में आ गया कि नमक व पानी का घोल, चीनी व पानी का घोल आपका क्या होता है, विलयन होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई है ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो नए बच्चे साइंस के देख रहे हैं तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने एक बात बताई, टाइम इतना वेस्ट कर दिया। आप साइंस वाले हो, आपको समझ में आ रही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनको बताना जरूरी है। चलिए, विलयन जो तैयार होते हैं, विलेय प्लस विलायक से मिलकर क्या बनता है, विलयन। यानी कि विलयन के अंदर 2 चीजें होंगी, एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। तो विलेय कौन होता, जो घुलता है, जो घुलता है। तो मात्रा क्या होती है, कम, और अधिक मात्रा होती है विलायक की, जिसमें घुलता है। अभी आपके सामने चीजें शेयर की थी, नमक क्या था, मात्रा में कम था, पानी क्या था, मात्रा में ज्यादा था। तो नमक क्या होगा हमारा, विलेय होगा, और पानी क्या होगा हमारा, विलायक होगा। जो घुलता है, नमक घुला था, क्या घुला था, नमक घुला था, किसमें घुला था, पानी में घुला था। तो जिसमें घुलता है वो विलायक और जो घुलता है वो विलेय। इस तरह से हमारे पास विलयन तैयार हो गया। विलयन का नाम था नमक व जल का घोल। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब कुछ बातें हैं आपको नोट डाउन करनी है साथ के साथ, तो परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजी बातें हैं, कुछ भी लंबी चौड़ी बातें नहीं है।
जो विलेय के कण होते हैं, इसके विलेय के कण की त्रिज्या आपको याद रखनी है, कितनी होती है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। कितनी? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम। ठीक, इससे कम। कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर क्या इसकी त्रिज्या इतनी होगी, क्या इसकी त्रिज्या इतनी होगी, क्या इसकी त्रिज्या इतनी होगी? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा सर? इसका मतलब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये छोटा है, ये बड़ा है। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, मैथमेटिक्स आप जानते हो, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या 7 से कम, यानी कि 8 हो सकती है, 9 हो सकती है और 10 हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। इसकी विलेय की सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। किसको? विलेय के कणों को। यानी कि इतनी त्रिज्या है इसकी। त्रिज्या तो समझते हो ना, आपको पता है कण गोल होता है, इसकी त्रिज्या ये बड़ी जो दूरी होती है इसे रेडियस यानी कि त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या है इतनी छोटी त्रिज्या है कि आप सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। विलयन में विलेय के कण छन्न पत्र के आर पार जाते हैं। छन्न पत्र का मतलब होता है, आपको छन्न पत्र भी मैं समझा देता हूं क्या होता है, ठीक है। छन्न पत्र, देखो छन्न पत्र का मतलब आप समझो छानने वाला कोई पत्र होता है, पेपर होता है। छानने वाला भी पेपर होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा। जब अपने प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करते हैं, खास करके केमिस्ट्री की, तो वहां पर हमारे पास इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर होती है, रफली बन गई मेरे से, इसे बोलते हैं कीट, ठीक है। अपने कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं या कोई कंपाउंड तैयार करते हैं, कुछ भी चीजें तैयार करते हैं, तो उसको छानने के लिए हमारे पास एक पेपर होता है, वो पेपर हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। उससे चीजें छन जाती हैं इस तरह से। तो छन्न पेपर वही होता है। तो ये विलेय के कण इतने होते हैं कि पेपर में से छन जाते हैं, उस पेपर में से भी छन जाएंगे, यानी पेपर भी उनको रोक नहीं पाएगा। जैसे अपने घरों में चाय बनाते हैं, तो जब चाय को चाननी से या उसको क्या बोलते हैं छलनी से छानते हो आप, तो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, अरक नीचे चला जाता है ना। चाय अच्छी जो अपने होती है, बड़े कण ऊपर रह जाते हैं, छोटे कण नीचे चले जाते हैं। तो वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो छन्नी में नहीं रुकते, इस छन्न पत्र में नहीं रुकते, वो भी नीचे चले जाते हैं। खास बात है इसकी। विलयन क्या होता है? स्थायी व पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब विलयन के आप आर पार देख सकते हो, ठीक है। स्थायी व पारदर्शी। अब आप बोलोगे सर अब आप आगे पढ़ाओगे तो पारदर्शी का मतलब होता है आर पार देख सकते हो, मतलब इतने सूक्ष्म कण होते हैं विलेय के कि आप उसके आर पार भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब विलयन के हैं प्रकार। विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्यारे बच्चों मैं आपको पहले बता देता हूं, विलयन 9 प्रकार से तैयार होता है। कितने प्रकार से? 9 प्रकार से विलयन बन सकता है। 9 प्रकार से, हाँ जी 9 प्रकार से। बनाइए सर, बना देते हैं। लीजिए देखो, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे मेनली 5 होती हैं, वैसे अपने 3 का अध्ययन करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। 5 अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में मैं पीछे फिजिक्स वाली और केमिस्ट्री वाली दोनों क्लासों में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप वो क्लास देख सकते हो, ठीक है। ये है हमारे पास पदार्थ। मान लीजिए ये विलेय है, ठीक है, मान लेते हैं। चलो एक बार विलेय को छोड़ो, पहले ठोस को उठाऊं मैं, ठीक है। पहले यहां पर मैं ठोस लिख देता हूं। क्या ये ठोस में घुल सकता है? बिल्कुल घुल सकता है। इससे विलयन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये ठोस इस द्रव में घुल सकता है? बिल्कुल घुल सकता है। इससे विलयन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या ये ठोस इस गैस में घुल सकता है? बिल्कुल घुल सकता है। क्या ये विलयन बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो ठोस में भी घुल सकता है, ठोस द्रव में भी घुल सकता है और ठोस गैस में भी घुल सकता है। तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। अगला है अपने पास द्रव, ले लेते हैं। क्या द्रव ठोस में घुल सकता है? बिल्कुल घुल सकता है। क्या द्रव में घुल सकता है? बिल्कुल घुल सकता है। क्या द्रव गैस में घुल सकता है? बिल्कुल घुल सकता है। ये कितने बन गए? 3 बन गए। अब बात करते हैं गैस की। क्या गैस ठोस में घुल सकती है? बिल्कुल घुल सकती है।
क्या गैस द्रव में घुल सकती है? बिल्कुल घुल सकती है। क्या द्रव गैस में क्या गैस गैस में घुल सकती है? बिल्कुल घुल सकती है। कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9। इस तरह से इन्होंने घोला हुआ है। कई बच्चों के माइंड में आएगा सर ठोस ठोस में कैसे घुल सकता है? अभी घोल देते हैं। द्रव द्रव में कैसे घुल सकता है? डेली घोलते हो कुछ घोलने वाले, है ना। चलिए, ठोस प्लस ठोस का मिश्रण। आपको पता है विलयन क्या होता है? मिश्रणित होता है। कौन सा? समांगी मिश्रण। अभी बात करके आए हैं ना, विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रणित होता है। ठोस और ठोस को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो एक समांगी मिश्रण बनेगा, और वो समांगी मिश्रण आपका क्या होता है? मिश्र धातु। क्या होती है? मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु। क्लियर? अब मुझे आप एग्जांपल में कमेंट सेक्शन में डालिए कि कांसा और पित्तल दो मिश्र धातु हैं। कांसा और पित्तल दो मिश्र धातु हैं, तो वो कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है? कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। आपने सुना होगा कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लग जाता है ना, बिल्कुल लग जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, वैसे मुझे तो पता ही है लेकिन फिर भी मेरा सवाल है, आप कभी ट्रेन में सफर किया होगा? हाँ जी सर, बहुत बार किया है। अगर नहीं किया तो एनटीपीसी का फॉर्म भर देना, रेलवे फ्री एग्जाम आपका एग्जाम सेंटर तक आपको फ्री मतलब प्रोवाइड करवाती है सर्विस। ठीक है। हाँ, इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं, अभी मेरे दिमाग में आपके साथ आ गई। देखो, जब आप रेलवे के, चाहे रेलवे के डिपार्टमेंट के कोई भी आपका एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम है रेलवे, चाहे वो लोको पायलट है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो आरपीएफ का है, चाहे वो एनटीपीसी का है, चाहे वो ग्रुप डी का या अनदर कोई रेलवे का एग्जाम है, तो जब आप फॉर्म फिल करते हो ना तो आपसे नियर रेलवे स्टेशन पूछता है। नियर रेलवे स्टेशन, नजदीकी रेलवे स्टेशन पूछता है और आप उसमें फिल कर देते हो। ठीक है। जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं, आपकी लगभग फीस चार्ज वो देख लेना आप, नोटिफिकेशन जब आएगा तो फीस चार्ज होता है वो आपका हो जाता है। अब आप मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर आ गया, सपोज कीजिए अमृतसर आ गया, आपका एग्जाम सेंटर अमृतसर आ गया और आप बिलोंग करते हो मान लीजिए कहीं से, गंगानगर से, सपोज कीजिए गंगानगर से आप बिलोंग करते हो, तो आपके पास रेलवे क्या ऑप्शन देती है? 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में। कब? एग्जाम के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में आप ट्रेन में निःशुल्क सफर कर सकते हो। ट्रेन में निःशुल्क सफर कर सकते हो। वो टिकट आपके साथ मेंशन होगी, रोल नंबर, जब आप बस आपके पास वो रोल नंबर होना चाहिए, उस पर लिखा होगा कि गंगानगर टू अमृतसर, गंगानगर टू अमृतसर। जहां भी आपने वो जो नियर रेलवे स्टेशन लगाया है ना, वहीं से जहां पर आपको एग्जाम सेंटर वो प्रोवाइड करेंगे, वहां तक तो आपको रेल यात्रा फ्री होगी। अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर हम जनरल डब्बे की टिकट आती है, वो जनरल डब्बे की नहीं आती, स्लीपर की भी आती है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, वो मैं इंफॉर्मेशन भी आपको दे ही देता हूं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों का फायदा हो जाएगा। आप क्या करो, जैसे आपके एडमिट कार्ड आई तो एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आते हैं लेकिन एग्जाम सिटी 7 दिन पहले आ जाती है। तो जैसे ही आपकी एग्जाम सिटी आती है, कोई भी रेलवे स्टेशन जो भी आपका नियर रेलवे स्टेशन है वहां पर जाइए, अपना वो जो आपका एग्जाम सिटी वाला स्लिप है वो निकालिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अपनी एक फोटो, और हाँ बस ये 2-3 चीजें चाहिए होती हैं, वो आप ले जाइए और उनको कहिए कि मेरी स्लीपर की टिकट बुक कर दीजिए, अप और डाउन दोनों की। तो वो आपके स्लीपर की अप और डाउन की टिकट बुक हो जाती है। अब कई बच्चों का मन में सवाल होगा कि सर हम तो मतलब डबल जैसे ट्रेनें चेंज करनी पड़ती हैं, सीधी तो अमृतसर कोई जाती नहीं है, या अनदर कहीं सीधी ट्रेन नहीं जाती, तो जहां से आपको सीधी ट्रेन मिलती है वहां से आप स्लीपर बुक करवा लीजिए, है ना। मतलब उसी नियर स्टेशन से आप अनदर की टिकट बुक करवा सकते हो। यानी कि अब जैसे मैं गया था, मेरा एग्जाम था, तो अमृतसर मेरे को यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मतलब दिल्ली नहीं जाती है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है बठिंडा से दिल्ली अमृतसर से ट्रेन मिलती है, तो गंगानगर से अब मैं बठिंडा जनरल डब्बे में चला गया, उसके बाद में बठिंडा से सीधा अमृतसर। दिक्कत कहां पे? ये चीज आप कर सकते हो। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से अलग में बता देना, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है। चलिए, तो जो रेल की पटरियां होती हैं उस पर जंग क्यों नहीं लगता? वो भी तो लोहे की बनी होती है। नहीं, वो लोहे की नहीं बनी होती, उसमें भी मिश्र धातु होती है, यानी कि उसमें कार्बन मिक्स होता है। क्या मिक्स होता है? कार्बन मिक्स होता है। ठीक है, इसलिए उस पर जंग नहीं लगता। चलिए, ठोस प्लस ठोस मिश्र धातु। अब ठोस प्लस द्रव का, यानी कि ठोस के अंदर अगर द्रव को मिलाएं तो थैलियम में पारा, थैलियम धातु होती है, पारा भी धातु होती है। लेकिन थैलियम क्या है? आपकी ठोस है, और पारा क्या है? आपका द्रव। पारा धातु है लेकिन द्रव। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी धातु बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा, इसका दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों मरकरी,
और इसका सिंबल होता है Hg। ठीक है, चीनी व जल का घोल, चीनी व जल का घोल पता ही आपको, अभी नमक व जल का घोल भी लिख सकते हो। ठोस और गैस का मिश्रण, तो पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन, पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन, और दूसरा कपूर का वायु में विलयन, कपूर का वायु में विलयन। चलिए कपूर से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। कपूर सभी ने देखी होगी, ठीक है। तो कपूर होता है ना, कपूर जब आप इसे, इसका दहन करवाते हो या इसे जलाते हो, अलग से बता रहा हूं, जब आप इसे जलाते हो तो यह कपूर होता है ठोस। क्या होता है आपका? ठोस होता है। और जैसे इसे आप जलाते हो तो डायरेक्ट, यानी कि आपने इसे जलाया तो मतलब टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया तो यह डायरेक्ट गैसीय अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है? गैसीय अवस्था में। और किसी ठोस का डायरेक्ट बिना द्रव अवस्था में आए, किसी ठोस का बिना द्रव अवस्था में आए गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन में मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं, पदार्थ की अवस्थाओं वाले चैप्टर में मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं, आप वो क्लासेस भी आप जाके देख सकते हो। चलिए ठोस के तीनों कंप्लीट कर दिए, एग्जांपल जरूर नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चों ताकि आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद में अगला है द्रव की बात। द्रव का ठोस में घोल, तो पारा में लेड और नमक में जल, कोई नई बात नहीं है। द्रव में द्रव, वाह क्या बात है, द्रव में द्रव, याद करो कुछ आ रहा है क्या? याद है ना? अभी जो इतनी ठंड पड़ रही है, मित्रां दे पिंड भी बर्फ डिगदी पर डिगदी पैगां दे विच ना रही है ना, वही बात। तो जल व अल्कोहल का घोल, जल व अल्कोहल का घोल, जल व अल्कोहल का घोल। देखो कैसे, ये तो आपको याद रह ही जाएगा, और याद रहे ना रहे, है ना, ये याद रहेगा हमें पूरी जिंदगी। जैसे रवि सर ने बोला था ना, कुमारों के देवता इलोजी, मुझे भी नहीं पता था उस दिन, मैंने भी जब उनकी क्लास देखी थी तो बड़ा मजा आया उनकी क्लास में। ठीक है, तो जल और अल्कोहल का घोल आपका क्या होता है? जल भी द्रव होता है, अल्कोहल भी द्रव होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका, CH2 प्लस Br, यानी कि CH2 का Br में ये भी द्रव, ये भी द्रव। Br आपकी क्या होती है? एग्जाम में पूछा गया, एकमात्र ऐसी अधातु क्या होती है आपकी? ये अधातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप किसमें? कमरे के ताप पर किसमें पाई जाती है? ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन? Br। अगर पूछे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु तो आपकी मरकरी या पारा, और अगर पूछे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु तो ब्रोमीन। एग्जाम का ट्रेंड चेंज, एग्जाम का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। धातु सभी ने रट रखा है पारा पारा पारा, लेकिन अधातु आपकी ब्रोमीन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, 2 या 3 एग्जाम में तो मैंने देख लिया। चलिए इसके बाद में है H2SO4 में जल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आपको पता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी बना चुके हैं। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, है ना, रसायनों का राजा, जानते हो आप। इसके बाद में है द्रव को जब गैस में मिलाते हैं तो जल में CO2, जल में CO2 गैस मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जल और द्रव और गैस का मिश्रण मिल जाएगा। अब बात करते हैं गैस और ठोस। वायु में आयोडीन का धुआं, गैस और द्रव का मिश्रण बादल और कोहरा। इस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं कि बादल कैसे बनते हैं, देख सकते हो, बादल और कोहरा। और कोहरा यानी कि धुंध टाइप, वो चीजें मैंने आपको बताई हुई है। गैस प्लस गैस, वायु, हमारी जो वायु होती है, वायुमंडल की वायु, वो गैसों का मिश्रण है। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। इसकी मैंने विस्तार से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे क्या होता है, तो फिर भी मैं आपको रफली बता देता हूं एक बार। देखो, अगर इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो देखते हैं नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पढ़ने वाले सीरियस बच्चे मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो जैसे भी आपको टाइम मिले, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही, और मैंने बोल दिया कि मैंने इसके पीछे वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो का या तो खुद ढूंढ लो, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि सर इस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दो, मैं आपको वो वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लिया करो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले, चीजें डाउट में नहीं रहेगी। चलिए, गैसों का समांगी मिश्रण होता है वायु, ये भी आपको पता लग गई।
अब विलायक के उपयोग क्या होते हैं? विलायक या विलयन के उपयोग तो औषधि निर्माण में, इत्र निर्माण में वगैरह वगैरह, इससे क्वेश्चन नहीं आता। बस कॉपी में लिखा हुआ था इसलिए मैंने नोट डाउन कर दिया। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसको रफ करता हूं, फिर अपने इस स्लाइड के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हो गया। ये क्या ना, ये सर्दी पड़ती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये इंक जम जाती है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा साफ नहीं होता। संतृप्त विलयन, कैसा विलयन? संतृप्त विलयन। नाम प्यारा सा लग रहा है तो इसका रिजल्ट भी प्यारा सा ही होगा। संतृप्त विलयन क्या होता है? सीधी सी बात है, मिश्रण है, विलय और विलायक दोनों है, ये बात आपको क्लियर है। क्या कह रहा है? किसी निश्चित ताप पर, इसमें ताप क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। लो जी, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा घुली हो। लो जी, यानी कि इसके अंदर आप और मात्रा नहीं बोल सकते, किसी भी चीज की और मात्रा, विलेय की, विलायक के अंदर विलेय की और मात्रा नहीं बोल सकते निश्चित ताप पर। यह बात ध्यान में रखना। अगर ताप को बढ़ा दोगे तो चीजें और घुल जाएंगी, ऑलरेडी नॉर्मल सी बात है। अगर ताप बढ़ा दोगे तो चीजें और घुल जाएंगी। लेकिन ऐसे बोल दिया कि किसी विलयन में निश्चित ताप पर, किसी विलयन में निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी कि विलेय जो अधिकतम मात्रा में ऑलरेडी घुला हुआ है, तो वो आपका विलयन कैसा होगा? वो आपका होगा संतृप्त विलयन। ठीक है। अगला है असंतृप्त। इसमें क्या होगा? किसी निश्चित ताप पर, इसमें भी ताप क्या है? ताप दोनों में क्या रखना है? हमेशा कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, यानी कि निश्चित रखना है। किसी निश्चित या स्थिर ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उसी ताप पर घोल सकते हैं, यानी कि इसी ताप पर आप विलेय और घोल सकते हो। ये समझ में? चलो दोबारा समझते हैं। ये देखो, नमक वाला पानी था पहले, तो ट्राई करता हूं, इसमें मैंने नमक और मिला दिया। हाँ जी, इसमें अच्छे से नमक अब डिसॉल्व हो गया है, तो यानी कि पहले ये विलयन कैसा था? असंतृप्त था, टेम्परेचर भी नियत था। 1 चम्मच नमक मैंने इसके अंदर और घोल दिया। ये तो बोल रहा है किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की, यानी कि नमक की मात्रा मैंने और घोल दी है, तो ये कैसा विलयन था? असंतृप्त। लेकिन मैं इसके अंदर कब तक ऐसा करूं कि इसके अंदर नमक घुलना बंद हो जाए? जैसे ही मैं इसके अंदर नमक डालता हूं, घोलता रहता हूं, नमक डालता हूं, घोलता रहता हूं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा, तब ये कैसा विलयन हो जाएगा? तब ये संतृप्त विलयन हो जाएगा। यानी कि फिर मैं निश्चित ताप के अंदर इसके अंदर और मात्रा नहीं घोल सकता, और मात्रा नहीं घोल सकता इसी टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका संतृप्त विलयन हो जाएगा। क्लियर? अधिकतम मात्रा घुली हो तो वो संतृप्त होगा, अगर आप और अधिक मात्रा घोल सकते हो तो वो आपका क्या होगा? असंतृप्त होगा। बस टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात दिमाग में रखना। जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो मैं इसमें नमक और घोल सकता हूं। क्लियर? चलिए घोल सकते हैं। अगला है अति संतृप्त विलयन। ऐसा संतृप्त विलयन, यानी कि अब इसमें अति संतृप्त में क्या होगा? संतृप्त विलयन तो होगा जिसमें विलेय की मात्रा, उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की अधिकतम मात्रा, यानी कि कोई संतृप्त विलयन होगा, उसे और संतृप्त करने के लिए आप विलेय की अधिकतम मात्रा कितनी मिला सकते हो? वो होगा आपका अति संतृप्त। संतृप्त को भी और संतृप्त करने के लिए। ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी विलेयता। क्या आती है? विलेयता। तो विलेयता होती है मतलब घुलने की क्षमता, बस, कि कोई चीज कितनी घुल सकती है, वो उसकी विलेयता होती है। तो सीधी सी बात है, ये विलेय की होगी, विलायक की तो होगी नहीं।
किसी निश्चित या स्थिर ताप, ताप तो स्थिर रखना ही रखना है, इस बार दाब भी दे दिया। क्या दे दिया? दाब। निश्चित ताप और निश्चित दाब, या स्थिर ताप या स्थिर दाब, दोनों ही होने चाहिए, ताप और दाब। विलेयता में आप ताप और दाब दोनों शब्दों को याद रखो। पर 100 ग्राम विलायक में, किसमें? 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा, 100 ग्राम विलायक में अधिकतम कितना विलेय घुल सकता है, वो क्या होगी? आपकी विलेयता होगी। क्या होगी? आपकी विलेयता होगी। दोबारा समझो इस बात को। मान लीजिए मैंने 100 ग्राम पानी ले लिया, मान लीजिए मैंने 100 ग्राम पानी ले लिया, तो पानी क्या है? विलायक है, मात्रा कितनी है? 100। उसका मैंने टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर ताप है, कमरे का ताप मान लेते हैं, और वायुमंडलीय दाब मान लेते हैं। प्रेशर भी स्थिर है, यानी कि वायुमंडलीय प्रेशर है, और टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर है। समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब उस पर मैं कितना नमक घोलूं, अधिकतम कितना नमक मैं उसमें घोल सकता हूं? किसमें? 100 ग्राम जल में अधिकतम कितना नमक घोल सकता हूं? जितना वो नमक घुलेगा, यानी कि कितनी मात्रा में नमक घुला है, वही उसकी क्या है? वही उसकी विलेयता है, इसकी विलेय और विलायक की। क्लियर? ठीक है। अब देखो, घुलने की क्षमता मैंने आपको बोली है पहले, घुलने की क्षमता, तो बात समझ में आई। किसी निश्चित या स्थिर ताप व दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा। इसके बाद में कह रहा है कि इस विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सीधी सी बात है भाई, ठोस पदार्थों के ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठोस पदार्थों के अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है। अपवाद है इसके कुछ, वो आपको याद रखने हैं, Na2SO4 और CaOH की ट्वाइस, Na2SO4 CaOH की ट्वाइस। कमेंट सेक्शन में आप इन दोनों के नाम लिखोगे, बड़ा बड़ा लिख दो, Na2SO4 CaOH की होल ट्वाइस, इन दोनों के आप नाम लिखोगे कमेंट सेक्शन में। अगर नाम नहीं आते तो मैंने रासायनिक सूत्र की एक वीडियो बनाई है कि आप रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हो। ये रासायनिक सूत्र की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें 50-60 सूत्र मैंने आपको करवाए हुए हैं, जिसमें आपको सूत्र बनाने आ जाएंगे, ठीक है। याद करने नहीं पड़ेंगे, फिर सूत्र आपको बनाने आ जाएंगे, आपको वो वीडियो जरूर देखना। तो फिर उस वीडियो से देख के आप इसका नाम लिख देना, ठीक है। चलिए, द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होती है। द्रव में गैस की विलेयता, आप गैस की विलेयता क्या बढ़ाओगे? ताप बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बस गैसों के लिए कम हो जाएगी। अगली बात करते हैं सांद्रता। सांद्रता का वैसे देखा जाए तो गाढ़ापन होता है। नॉर्मली अगर आपको समझाना चाहे तो सांद्रता का मतलब वैसे गाढ़ापन से होता है। सपोज कीजिए, दही और छाछ में से ज्यादा सांद्र कौन है? दही और छाछ में से ज्यादा सांद्र कौन है? तो आप कहोगे सर दही है। बिल्कुल राइट, क्योंकि दही गाढ़ी होती है छाछ के मुकाबले। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो जब आपने 12th या 11th के प्रैक्टिकल किए होंगे तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को शायद उसमें बोतल में रखते हैं, उसमें रबड़ की बोतल होती है उसमें, और सांद्र को रखते हैं कांच की बोतल में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। किसी विलयन या विलायक की इकाई मात्रा में यानी कि कोई एक फिक्स मात्रा होगी उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा, कि विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है वो उसकी सांद्रता है। अगर ज्यादा घुला हुआ है तो वो सांद्र है, कम घुला हुआ है तो वो तनु है, ठीक है। ये लाइन नोट कर लेना। सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन या विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, इकाई मात्रा में विलेय की मात्रा। सांद्र विलयन क्या होते हैं? जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली हो। सांद्र क्या होगा? विलेय पर्याप्त मात्रा में घुला होगा, और तनु में विलेय की मात्रा कम होती है, ठीक है। सांद्र में विलेय की मात्रा ज्यादा और तनु में विलेय की मात्रा कम। तनु विलयन होते हैं वो संतृप्त विलयन होते हैं। बस इतनी बातें हैं। अब 2-4 बातें और हैं, वो ज्यादा इतनी खास बातें नहीं है, पर फिर भी अपने उसके बारे में बातें करेंगे। परिक्षेपण होता है। परिक्षेपण भी एक विलयन का प्रकार है, इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, ठीक है। परिक्षेपण ज्यादा उलझना नहीं है, समझिए इस बात को। दोबारा समझाते हैं, घबराना नहीं है। बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हो और आप घबरा रहे हो तो मजे वाली बात नहीं है ना। चलिए करते हैं शुरू।
चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया था। परिक्षेपण, परिक्षेपण, परिक्षेपण होता है कि जब एक पदार्थ के अणु या एक पदार्थ के कण, अणु नहीं कहेंगे सॉरी, कण कहेंगे, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के चारों ओर बिखेर दिए जाते हैं, चारों ओर बिखर जाते हैं या बिखेर दिए जाते हैं, एक ही बात है। समझ में नहीं आया? आएगा, बिल्कुल आएगा। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये एक पदार्थ का कण है, चलो एक नंबर, एक पदार्थ का एक नंबर। अब ये 2 नंबर पदार्थ है, ये इसके चारों ओर घुले हुए हैं, चारों ओर ये बिखरे हुए हैं इस प्रकार से। इस तरह की कोई अगर कंडीशन बनती है वो होती है परिक्षेपण। बिखेर दिया जाता है तो वह परिघटना परिक्षेपण कहलाती है। पहला पदार्थ होता है ना, मान लीजिए एक पदार्थ होगा, 2 पदार्थ तो होंगे, मैंने आपको बता ही दिया। पहला जो पदार्थ होगा वो होगा परिक्षेपित पदार्थ, यानी कि बिखेरा गया। परिक्षेपित, परिक्षेपित का मतलब होता है बिखेरना, परिक्षेपित पदार्थ। और दूसरा होगा माध्यम, वही देखना चाहिए। तो पहला होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनो, क्या बोला है कि जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के चारों ओर बिखेर दिए जाते हैं तो वह परिघटना परिक्षेपण कहलाती है। ठीक है जी, पहला जो आपका पदार्थ होगा वो परिक्षेपण पदार्थ होगा और दूसरा होगा परिक्षेपित माध्यम। तो माध्यम में तो फैलाएंगे, तो माध्यम बड़ा होगा, पदार्थ कम होंगे, तो जो छोटी चीज होती है वो विलेय होती है और बड़ी चीज होती है वो विलायक होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो परिक्षेपण बनेगा वो 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 2, या तो समांगी या विषमांगी। ठीक है, मिस्टेक कर दी मैंने, ये विषमांगी है, ये समांगी है, बस गोले करने में मिस्टेक कर दी ना, मैंने इसको समांगी बोल दिया, इसको विषमांगी बोल दिया। नहीं, ये विषमांगी होते हैं और ये समांगी। समांगी विषमांगी आपको पता ही है, नहीं पता है तो मिश्रण वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हो, जिसमें विषमांग में क्या होता है? निलंबन। क्या होता है? निलंबन। यानी कि विषमांग में भी 2 बनते हैं आपके, एक तो होता है निलंबन और एक होता है आपका कोलाइड। ये विषमांग पदार्थ हैं परिक्षेपण के, यानी कि परिक्षेपण के भी विषमांग, और विषमांग किसका भाग है? परिक्षेपण का। परिक्षेपण में 2 बनेंगे, विषमांग और समांग, और विषमांग में निलंबन और कोलाइड। तो पहले निलंबन की बात कर लेते हैं। निलंबन के जो होते हैं वो छोटे आकार के कण होते हैं। कितने? 10 की पावर 5, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर आकार के कण होते हैं। विलायक में अघुलनशील होते हैं, यानी कि ये विलायक इसमें घुलेंगे नहीं। ध्यान रखना, विलयन में क्या हुआ था? घुल गए थे। विलयन में क्या हुआ था? कण, विलेय के कण जो विलायक में घुल गए थे, इसमें घुलते नहीं है, इसलिए इसको परिक्षेपण बोलते हैं। देखो यहां पर भी तो मैंने यही बताया था कि ये विलायक है, ये विलेय है, ये विलायक है। लेकिन देखा जाए तो विलयन में घुल गए थे, विलेय और विलायक एक दूसरे में घुल गए थे अच्छी तरह, लेकिन इसमें घुलते नहीं है, अघुलनशील होते हैं। बस ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अघुलनशील। व नगन आंखों से देख सकते हो आप, विलेय के कण आप देख सकते थे नहीं, लेकिन इसमें कण को आप देख सकते हो। कण को आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। इतने छोटे कण हैं फिर भी आप देख सकते हो। क्लियर? ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद में है जैसे नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं, इसके एग्जांपल है परिक्षेपण। इसके बाद में है कोलाइड। कोलाइड में आकार, कण के आकार 10 की पावर 5 से 10 की पावर -7 तक होते हैं। नगन आंखों से नहीं देख सकते। निलंबन के कण देख सकते हो, कोलाइड के कण नहीं देख सकते हैं। एग्जांपल दूध हो गया, गोंद हो गया, रक्त हो गया और स्याही हो गई। गोंद में जो आपको कण होते हैं वो कोलाइड होता है। गोंद आप देखना, गोंद को जब आप देखोगे ना, ऐसे मतलब आपको वो ना तो ठोस लगता है और ना द्रव लगता है, मतलब मिक्सअप सा होता है। ठीक है, तो उसमें आप कणों को देख नहीं सकते भी इसमें किसमें क्या घुला हुआ है, लेकिन वो पूर्णतः घुलित नहीं होते। उसके बाद में दूध होता है, तो दूध में आपको पता है। चलो दूध से आपको 5-7 बातें बता देता हूं। दूध की शुद्धता मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। दूध को संतुलित आहार बोला जाता है। क्यों? आंसर भी मैं दे देता हूं।
वैसे तो इसकी शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, लेकिन मैं बता दूं, दूध में शर्करा होती है लैक्टोज, दूध में प्रोटीन होता है कैसिन, मां के दूध में प्रोटीन होता है रेनिन, ठीक है। और उसके बाद में दूध में विटामिन होते हैं डी, और भी विटामिन होते हैं, दूध में खनिज लवण कैल्शियम, दूध में वसा ऑलरेडी होती है, तो सीधी सी बात है वो एक संतुलित आहार माना जाता है। फिर भी आप दूध वाली एक बार वीडियो देख सकते हो। उसके बाद में रक्त में क्या होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। क्या हमें वो रक्त आपको लाल कलर दिखाई देता है रक्त का, क्यों? क्योंकि आरबीसी के कारण। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, इसलिए उसका कलर रेड होता है, परिसंचरण तंत्र में पूरा डिफाइन किया हुआ है। लेकिन आप सेंट्रीफ्यूज, जैसे आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करोगे ना, तो उसकी आरबीसी नीचे बैठ जाती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को अलग कर सकते हो, मतलब वो अलग अलग हो जाती है, वो पूर्णतः घुलित नहीं होती। उसके बाद में स्याही। अब इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ये कौन सी स्याही की बात कर रहा है? इस स्याही की बात कर रहा है, इस स्याही की बात कर रहा है जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, या वो स्याही की बात कर रहा है? कौन सी? तेरे जाए पछे मन कदे मेरे बाल दिबाए ना, तू राजी होकर घालाई बबी स्याही आंखा में। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी स्याही की बात कर रहा है, लेकिन स्याही आपको एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये मार्कर की स्याही की बात कर रहा है, उस स्याही की बात नहीं कर रहा, बाकी फिर भी मुझे इसमें कंफर्म नहीं है। अब देखा जाए, आप बच्चे बोलोगे सर आपने तो सॉन्ग क्या मतलब बता दिया, वैसे नहीं बोल रहा, थोड़ा सा लॉजिक भी है ना, क्योंकि वो भी तो स्याही होती है, उससे भी तो स्याही ही बोलते हैं, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा चीजें ऐड किया, वो कंफर्म कर लेना, नहीं तो मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहां पर अपना विलेन टॉपिक होता है कंप्लीट। तो जितनी भी मैंने जानकारी दी है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई है, मुझे भी पता है, लेकिन कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको एक ही वीडियो में करवा दिया है, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको एक ही वीडियो में करवा दिया है, और ये आपका टॉपिक हो गया है कंप्लीट। इसके बाद में अपने देखें, अगला टॉपिक रहेगा अपना पौधों में पोषण। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 मिनट और दे दीजिए, ठीक है। और पादपों का पोषण वाला अगला टॉपिक पौधों में पोषण रहेगा, टॉपिक नाम वो अपना 3 या 4 क्लासों में जाएगा। तो इस क्लास का लंबा होने का रीजन यही था। और दूसरी बात, मैं जो फनी बातें की हैं या आपको लगा कि सर ने बातें बहुत ज्यादा की हैं, तो ये टॉपिक अगर मैं वैसे करवाता थोड़ा सा बोरिंग हो जाता, बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते, ठीक है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बोरिंग न बनाकर इंटरेस्टिंग तरीके से आपको करवाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपका सारा सोल्यूशन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी जानकारी जॉब से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कुछ भी आप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बस वीडियो को लाइक जरूर किया करो। मैं आपसे फिर बोल रहा था कि मैंने जब भी यूट्यूब का जब मैं एनालिसिस देखता हूं तो वहां पर वीडियो सभी ने देखे होते, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होता। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।